हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी जो असिस्टेंट का पेपर हुआ था, बीपीएससी असिस्टेंट मेंस का पेपर हुआ था 2014 में, जिसका एग्जामिनेशन डेट है 20/12/2014। इसको हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि बीपीएससी एएसओ का जो एग्जाम है, जिसको पहले असिस्टेंट कहा जाता था, उसका एग्जामिनेशन 2014 में हुआ है। 2014 में प्री हुआ, जिसकी चर्चा ऑलरेडी मैंने कर दी है। ठीक है। 2014 में मेंस हुआ, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। और ये जो मेंस परीक्षा थी वो कैंसिल हो गई थी, इस कारण से एक और मेंस हुआ। ठीक है, एक और मेंस हुआ जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आज हम 2014 का मेंस का जो सेकंड वीडियो है, जो मेंस फर्स्ट मेंस जो कैंसिल हो गया था उसको देखेंगे। उसके बाद एक और मेंस हुआ था, उसको भी हम देख लेंगे। उसके बाद 2019 में हुआ परीक्षा। 2019 में प्री और मेंस हुआ। ठीक है, प्री और मेंस हुआ, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी इसको मैंने नहीं किया है। उसके बाद सबसे लेटेस्ट जो है वो 2023 में हुआ। इस जो 2023 में हुआ, इसका मैंने प्री और मेंस दोनों मैंने अपलोड कर दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसको मैंने प्लेलिस्ट बनाया है बिहार ऑल एग्जाम पीवाईक्यू सीरीज। इसमें आपको बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे इनमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस प्लेलिस्ट को जाकर चेक जरूर करिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। यूजुअली मैं ये सब चीजें नहीं बोलता हूँ, लेकिन चलो बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, इसको मैंने खुद से ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी में था मेरे पास, तो उसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और अरेंज किया है उसको मैंने। ठीक है, तो मैंने काफी मेहनत इस क्वेश्चंस के लिए की है। इनको टाइप करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। तो आई होप कि आपको चीजें हैं वो समझ में आएंगी। ठीक है, तो चूंकि इंग्लिश वाले लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश में भी लाना है, इंग्लिश में भी लाना है, तो इस कारण से मैंने ट्रांसलेट कर दिया कि मैं चाहता हूं कि जो भी इंग्लिश हो हिंदी हो, मतलब लैंग्वेज बैरियर नहीं आनी चाहिए आपकी तैयारी में। तो इसलिए मैंने ये किया है। तो चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न है वो अप्रॉक्स 40 के आसपास पूछे गए हैं। उसके बाद रीजनिंग के आपको 50 के आसपास मिल जाएंगे। और उसके बाद मैथ्स और जीएस के जो जीएस होता है, जनरल साइंस होता है, उसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम वीडियो के जो है वो क्वेश्चंस को देखते हैं। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी वो देखेंगे। जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे उनको हम छोड़ेंगे, क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं है। बाकी उस समय बहुत कम करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते थे। 2-3 ही करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, वो भी स्टैटिक से जुड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, वो भी स्टैटिक से जुड़े हुए मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन ही आप देख लो कि भारत में योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो है वो कौन है। हु इज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग है वो यूएसएसआर से लिया गया है भारत में। इसमें एक प्लान, लंबा एक प्लान बनाया जाता है। मान लिया कि 20 साल का हमने एक प्लान बना लिया और उस 20 साल के प्लान को डिवाइड कर दिया 5-5 ईयर के 4 में, तो हमारा यही 5 ईयर प्लान चलता था। तो उस 5 ईयर प्लान को कौन देखता था? तो उसको योजना आयोग देखता था। जिसको अभी जब एनडीए की सरकार आई तो इस योजना आयोग को हटाकर इसके जगह पे जो है वो नीति आयोग को ला दिया। ठीक है, नीति आयोग को इसके जगह लाया। और उस नीति आयोग का चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, जिसको बार बार पूछा जाता है। उसके सीईओ होते हैं, उसको भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ स्टैटिक्स आपको जानने पड़ेंगे। जो योजना आयोग होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है। ठीक है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है। तो उस समय पीएम कौन थे? वो उस समय पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। उस समय पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, तो याद रखना है। तो पहला तो यही हो जाएंगे। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि पहला जो पहला तो हो गया कि पीएम थे ये जवाहरलाल नेहरू, तो पहला अध्यक्ष तो यही हो गया। पहला अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू हो गए। आपसे पूछा जाएगा कि पहला उपाध्यक्ष कौन है, पहला डिप्टी चेयरमैन कौन है। पहला डिप्टी चेयरमैन कौन है, यह भी तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन कौन हो जाएगा? तो गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल
नंदा, याद रखना है, गुलजारी लाल नंदा जो है वो फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन हो जाएंगे। अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सबसे जो लेटेस्ट है, 2015 में इसको अबोलिश कर दिया गया। 2015 से नीति आयोग इसकी जगह आ गया। तो जब नीति आयोग आया, उस समय कौन थे अध्यक्ष? उस समय कौन थे अध्यक्ष? तो आपसे उस समय जो अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो हो गए मनमोहन सिंह, क्योंकि उस समय पीएम कौन थे? तो वो मनमोहन सिंह थे। तो उस समय तो मनमोहन सिंह हो जाएंगे। लेकिन उस समय उपाध्यक्ष कौन थे? तो सबसे लास्ट जो उपाध्यक्ष थे वो मोंटेग सिंह अहलूवालिया होंगे। ठीक है, मोंटेग सिंह अहलूवालिया होंगे। तो यही आपको याद रखना है कि उपाध्यक्ष जो सबसे लास्ट उपाध्यक्ष हुए वो कौन हुए? तो वो मोंटेग सिंह अहलूवालिया हुए। तो यही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है बार बार। बाकी नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि करंट में नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें, कि करंट में जो नीति आयोग है, जो नीति आयोग है उसके चेयरमैन कौन है और उसके डिप्टी चेयरमैन कौन है, उसके सीईओ कौन है? ठीक है, ये तीनों सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो जो नीति आयोग के करंट चेयरमैन है, जो इसके अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? वो तो नरेंद्र मोदी होंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हमारे होंगे। लेकिन डिप्टी चेयरमैन इसके कौन होंगे, जिसको वाइस चेयरमैन भी कहा जाता है? तो ये सुमन बैरी है। ये है सुमन बैरी। सुमन बैरी। अब बात आती है कि सीईओ कौन है? इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हो गए सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल जो है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना से है। तो क्योंकि 2001 से 2011 के दौरान भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या वृद्धि दर में निचले दर पे रहा? तो सबसे ज्यादा जो सबसे कम ग्रोथ कहाँ पे हुई थी जनसंख्या में 2001 से लेके 2011 में? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो सबसे कम ग्रोथ हुई थी नागालैंड में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसमें ग्रोथ जो है वो माइनस में चली गई थी। तो ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा सवाल फिर से जनगणना से है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य जो है वो जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब आपसे डेंसिटी पूछी जा रही है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ रहा है? पॉपुलेशन डेंसिटी इस ऑप्शन में यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो यहां से हो जाएगा बिहार। ठीक है, यहां से बिहार हो जाएगा। वैसे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा अगर कहीं की है तो वो कहाँ की है? तो सबसे ज्यादा हो जाएगा दिल्ली की। लेकिन यदि राज्यों में बात करें तो बिहार सबसे आगे है। बाकी और जो डिटेल्स है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, हम सारी डिटेल्स को नहीं देख सकते हैं एक ही जगह। आपसे पूछा जा रहा है कि पीत क्रांति, पीत मतलब येलो रेवोल्यूशन, कई सारे रिवोल्यूशंस हुए हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, येलो रेवोल्यूशन हो गया, रेड रेवोल्यूशन हो गया। तो ये सब सारा आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो पीत रेवोल्यूशन, जो येलो रेवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है? तो जो येलो रेवोल्यूशन है वो संबंधित है ऑयल सीड प्रोडक्शन से। ठीक है, ऑयल सीड प्रोडक्शन से, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से सी नंबर हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको जो फूड ग्रेन से है वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाएगा। जो फल और सब्जियां हो गई, दूध से व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया। तो कई सारे रेवोल्यूशन है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है कि राष्ट्रगान को गाने के लिए कितना समय लगता है? ठीक है, राष्ट्रगान को गाने के लिए कितना समय लगता है? तो ये कौन नहीं जानता, 52 सेकेंड। और यदि आपको इसका छोड़ सिर्फ अंत वाला और पहले वाला गाना है तो वहां पे 20 सेकेंड लगता है। ये भी ध्यान में रखना है। बाकी राष्ट्रगान को कब एक्सेप्ट किया गया, ये सब बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद छठा सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? वैसे टैक्स जो आपको डायरेक्ट वहन करने पड़ते हैं तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और वैसे टैक्स जो आप इनडायरेक्टली वहन करते हैं उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई गुड्स खरीदते हो तो उसको वो इनडायरेक्टली आप वहन कर रहे हो। ठीक है, वो डायरेक्ट टैक्स नहीं वहन कर रहे हो। लेकिन इनकम इनकम टैक्स आप देते हो तो वो डायरेक्ट आप वहन कर रहे हो। ठीक है, डायरेक्ट आप दे रहे हो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो डायरेक्ट टैक्स है? ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी टैक्स है, तो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है और आपको प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो आप खुद दोगे। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे कोई देगा। आप दूसरे कोई को बेचोगे और वो आपको टैक्स देगा। जैसे गुड्स में क्या होता है, जो भी वस्तु है, एक चॉकलेट आपने खरीदा तो उस चॉकलेट में चॉकलेट प्रोडक्शन वाला टैक्स नहीं देगा, वो टैक्स आपसे ले लेगा, उस पे टैक्स लगेगा, जीएसटी लग जाएगा। अभी तो जीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी टैक्स है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा।
उसके बाद पूछा जाए कि 82.5 डिग्री पूर्वी जो रेखांश है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडल जो है, वो किस राज्य से पास नहीं करता है? तो भारत, आप देखोगे तो भारत के 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री जो है वो ईस्ट लॉन्गिट्यूडल जो है वो पास करता है, जो कि भारत का मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा जो है वो भारत में कहाँ डिसाइड किया गया है? तो भारत में जो नैनी जगह है, इलाहाबाद में नैनी जगह है, जिसको प्रयाग अभी कहा जाता है, तो नैनी में ही इसको डिसाइड किया गया है, क्योंकि भारत को ये बीचों बीच से डिवाइड करता है। इस कारण से ही इसको जो मानक समय रेखा रखा गया है, क्योंकि समय में ज्यादा परिवर्तन ना हो। क्योंकि जब समय में एक देशांतर आप जाते हो, ये देशांतर होता है, ऐसे ऐसे लाइनें, ऊपर वाली जो लाइनें होती है वो देशांतर होती है। जब 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 एक देशांतर आप पास करते हो ना, तो 4 मिनट का फर्क आ जाता है समय में। तो घड़ी में नहीं फर्क आएगा, लेकिन समय में फर्क आ जाएगा। मतलब कि पहले जो है वो सूर्योदय होने लगेगा, पहले सूर्यास्त होने लगेगा, ये ठीक है। इस कारण से ये आप देखते हो ना कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। वहीं देश में बात करें तो जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है, लेकिन गुजरात में बहुत देर से होता है सूर्योदय। तो चूंकि हमारा जो ईस्ट और वेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो लगभग 30 देशांतर है, लगभग 30 देशांतर है। इस कारण से ना हमारा जो ईस्ट और वेस्ट के बीच जो है ना, वो ईस्ट वेस्ट के बीच हमारा 2 घंटे का फर्क आ जाता है, 2 घंटे का फर्क आ जाता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ सवाल आपसे पूछा रहा है कि कौन सा जो है वो राज्य नहीं गुजरता है? तो क्या आंध्र प्रदेश गुजरेगा? तो आंध्र प्रदेश गुजरेगा। मध्य प्रदेश गुजरेगा, यूपी गुजरेगा, यूपी में तो है ही। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी, उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा। फिर महाराष्ट्र यहाँ से नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा कि सातवां का ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी डिटेल से आप ज्योग्राफी में जब पढ़ाता हूँ तो वहां पे इन सब चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में एक्सेलेंसी के लिए ये जो है वो दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड अभी भी दिया जाता है, आपको ये पता होगा। तो ये जो इसका जो फील्ड है वो होता है खेल प्रशिक्षण, स्पोर्ट ट्रेनिंग जो देते हो, तो उसके लिए द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो कौन सा है? तो वो आप बताइए कमेंट में। उसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है 2-3 साल पहले। क्या आप बता सकते हो कि खेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? खेल दिवस है जो कब मनाया जाता है, और उस दिन, उस जो खेल दिवस है वो किसकी बर्थडे को मनाया जाता है? किस व्यक्ति का बर्थडे है उसको खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? उसके बाद सवाल है कि कस्तूरी मृग की प्रजाति किस वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाती है? तो आपसे मस्क डियर के जो है वो स्पेसीज पूछी जा रही है कि मस्क डियर का कौन स्पेसीज जो है वो किस वन्य जीव अभयारण्य, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है? तो इस प्रश्न की हम बात करें तो दाची गामा में ये पाया जाता है। ठीक है, दाची गामा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा। ये जो दाची गामा है, ये कहाँ अवस्थित है? तो जो ये जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, बांदीपुरा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, ये सब कहाँ अवस्थित है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, और बांदीपुरा कहाँ है? तो बांदीपुरा कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पन्ना कहाँ है? तो पन्ना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में होता है। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा कि क्या कहाँ पे है, क्योंकि ये दोनों की सीमाओं पे होता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पे होता है, जिसमें महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा इसका पार्ट नहीं होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका ज्यादा पार्ट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया? सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो किस देश का है? तो आपको पता है 7 देश भारत से सीमाएं लगाती हैं, जिसमें बांग्लादेश का जो बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा है। और जो बांग्लादेश से भारत अलग होता है उसको जीरो लाइन कहते हैं, जीरो लाइन कहा जाता है। जीरो लाइन जो है वो त्रिपुरा के पास है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमाएं लगती है उसको जीरो लाइन कहा जाता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत को बांग्लादेश से कौन सा लाइन अलग करता है, तो आपको जो पाकिस्तान से रेड क्लिफ अलग करती है, तो वही पाकिस्तान से भी इससे भी अलग करेगी, क्योंकि उस समय पूर्वी पाकिस्तान ये हुआ करता था। तो आप देख लीजिएगा कि प्रश्न कौन सा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कैंप डेविड एक शरण स्थल है। कैंप डेविड एक सेंचुरी है, सेंचुरी है, शरण स्थल नहीं हो जाएगा। ठीक है, कैंप डेविड सेंचुरी है जो कहाँ पे अवस्थित है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल है, तो 11वां का जो आंसर हो जाएगा वो यूएसए हो जाएगा। मसई मारा आपको पता है कि कहाँ है? मसई मारा, मसई मारा नेशनल पार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ है आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, उसके बाद 12वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में डाक अनुक्रम
जो डाक का पिन जो होता है वो 6 से शुरू होता है। तो आपको पता होगा आपका जो पिन कोड है, यदि मैं बिहार की बात करूं कि पिन कोड बिहार का क्या होता है, बिहार में आप देखते होंगे कि जो पिन है ना वो 8 से स्टार्ट होता है। तो ऐसे भारत सरकार जो है, भारत सरकार के द्वारा ये जो पिन है वो 1972 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1972 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था यह भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पिन है ना, भारत में पिन है वो 9 टाइप से बताई गई है। भारत में जो पिन है वो 9 पिन कोड होते हैं, 1 से लेकर 9 तक पिन कोड होता है। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक पिन कोड होता है, जिसमें जो 8 पिन कोड है जो हमारा आता है, मतलब बिहार का जो आता है, वो बिहार और झारखंड के लिए 8 दिया जाता है। बिहार एंड झारखंड के लिए जो पिन कोड दिया जाता है वो 8 दिया जाता है। जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये ऊपर वाले जो पार्ट है ना, चंडीगढ़, इन सब के लिए 1 दिया जाता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उन सब के लिए 2 दिया जाता है। उधर पश्चिम की बात कर दें, राजस्थान, गुजरात, दमन दीव, दादर एवं नगर हवेली, इन सब के लिए 3 दिया जाता है। नीचे बढ़ जाए पिन कोड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, इन सब के लिए 4 दिया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जो यनम, जो पुदुचेरी का एक जिला है, इन सब के लिए 5 दिया जाता है। तो ऐसे ही करके डिविजन्स होते रहते हैं। तो उतना तो आपको ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन अपने राज्य का है वो तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि बिहार के लिए कौन सा है। तो बिहार के लिए जो है वो 8 है। और यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है ना कि 6 से शुरू कौन होता है। तो 6 से कौन शुरू होगा? तो 6 से केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, जो यमन का एक जिला है, लक्षद्वीप, ये सब जगह जो है वो 6 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पूरे के पूरे आपको याद रखना है कि भारत में 9 जो है वो पिन एस्टेब्लिश किए गए हैं। 9 प्रकार के पिन जो है वो एस्टेब्लिश किए गए हैं। और ये जो पिन है वो स्टार्ट कब हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 1972 को स्टार्ट हुआ था। उस समय के जो संचार मंत्री थे, संचार मंत्री और जो अतिरिक्त सचिव के रूप में काम करते थे, श्री राम भिक्काजी वेन वेल्लनकर। ठीक है, वेल्लनकर भी आप याद रखते हो तो काफी है। वेल्लनकर, भिकाजी वेलनकर ऐसे लिख लो, भिकाजी वेलनकर पूरा नाम इनका यदि बोलें तो भिकाजी वेलनकर, इनके द्वारा ही स्टार्ट ये किया गया था। ठीक है, जो भारतीय पिन जो होती है डाक के द्वारा दिया जाता है, जिसको पोस्टल इंडेक्स नंबर कहा जाता है। ये जो पिन है, इसका यदि फुल फॉर्म आप भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, पोस्टल इंडेक्स पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, पोस्टल इंडेक्स नंबर इसको कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पोस्टल इंडेक्स नंबर है, इसमें इसमें जो है वो इससे ये बताया जा सकता है कि आपका जो चूंकि भारत में डाक सेवाएं हैं, जो आखिर वो कैसे जाएगी, उसके लिए कोई एड्रेस चाहिए ना, जैसे आपका एड्रेस होता है, तो उसी तरह से ये जो है वो डाक सेवा के लिए जारी किया जाता है, जो कि एक एड्रेस के रूप में भी काम करता है। ठीक है, तो इस जो डाक सेवाएं होती है, इस पिन कोड की संरचना की यदि बात करें, तो जो पहला 2 अंक होता है, जो इसका सबसे पहला 2 अंक होता है, वो आपको क्षेत्र की बात करती है कि आप किस एरिया से हो। आप किस एरिया से हो उसकी बात करती है। उसके बाद जो तीसरा अंक है, इसका जो तीसरा अंक होता है, तीसरा अंक बताता है कि आपका क्या सब एरिया है। आपका क्या सब एरिया है वो बताता है। उसके बाद जो चौथा और पांचवा होता है, चौथा और पांचवा अंक होता है, वो बताता है कि आप उस सब एरिया के अंदर किस जिले में आते हो। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट बताता है। उसके बाद जो लास्ट है 6 अंकों का होता है, तो वो लास्ट जो छठा अंक होता है, वो दर्शाता है कि आप कौन सा डाक घर से हो, आप किस पोस्ट ऑफिस से हो। ठीक है, आपके पोस्ट ऑफिस को बताता है। तो ये 6 अंकों का होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें पहला अंक जो है वो एरिया को बताता है, पहला और दूसरा जो है वो एरिया को बताता है। तो इसी एरिया में जो है वो जो बिहार का यदि बात करें तो 8 से स्टार्ट होता है। ठीक है, बिहार का यदि बात करें तो 8 से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब 12वां जो हमारा आंसर है, 12वां जो क्वेश्चन है, उसका क्या हो जाएगा? आपसे 6 नंबर का पूछा जा रहा है कि 6 नंबर का कौन सा होगा। तो मैंने तो अभी बताया कि 6 नंबर का कौन सा होगा, केरल वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, केरल, पुदुचेरी, यही सब तो इसमें आता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की जो सूची है वो दी गई है? तो 8वीं अनुसूची, किसको नहीं पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8वीं अनुसूची है।
8 अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं वो दी गई है। अब ये 22 भाषाएं हैं ना वो कब कब लाई गई हैं वो आपको ध्यान रखना है कि 14 भाषाएं पहले थी और उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर कर लाया गया था। तो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कौन कौन सी भाषाएं आई गई थी, क्या आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हो? क्योंकि वो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना होगा। सी एन आर राव जो है वो स्पेशलिस्ट हैं, वो विशेषज्ञ हैं। तो किसमें उनकी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर या फिर जेनेटिक्स, इन सब में किसमें वो ख्याति प्राप्त है इनको? तो जो ये है इनको ख्याति प्राप्त है केमिस्ट्री में। तो 14 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इनको केमिस्ट्री में ख्याति प्राप्त है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस गायक को भारत रत्न जो सबसे जो बड़ा सम्मान होता है वो नहीं मिला है? तो भारत रत्न किसको नहीं मिला है? तो क्या आपको पता है कि जो है वो लता मंगेशकर को मिल चुका है, भीमसेन जोशी को मिल चुका है, एम एस सुब्बालक्ष्मी है उनको भी मिल चुका है, लेकिन इनकी जो आशा भोसले हैं उनको नहीं मिला है। जो भारत रत्न है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि भारत रत्न कितनी बार बंद किया गया है? भारत रत्न है वो कितनी बार बंद किया गया है, ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भारत रत्न जो मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जाता है? क्या भारत रत्न 18 जो उपाधियों का अंत है उसके तहत जो है वो उपाधि कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? इन सब के बारे में आप मुझे बताइए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसे भारत रत्न मिला है, ठीक है। कौन सा प्रेसिडेंट है भारत का जो रिसीव्ड किया है भारत रत्न को? तो भारत रत्न को रिसीव किसने किया है? तो वीवी गिरी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो 16 नंबर है उसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, वीवी गिरी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युद्ध में से जो काल क्रम है आपको क्रोनोलॉजी में बताना है कि सबसे जो क्रोनोलॉजी है वो कैसे होगा। तो यहाँ पे तो मैंने डेट्स भी ऐड कर दी है, तो ये गड़बड़ हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। तो क्रोनोलॉजी बतानी है तो आप आसानी से बता सकते हो कि पानीपत का युद्ध हुआ था, वो ये सब मिटाना चाहिए था, मैंने ऐड कर दिया है। 1576 में हल्दी घाटी का हुआ था। ये कन्नौज का नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद 1751 में जो है वो पलासी का युद्ध हुआ था। और जो कन्नौज का युद्ध था वो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, ठीक है। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था जिसमें शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी जीता था और हुमायूं को हार कर भागना पड़ गया था। इस जो युद्ध है कन्नौज का युद्ध, इसको बेलग्राम का युद्ध के नाम से भी आप जानते होंगे। इसको बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी आप जानते हो। तो अब क्रोनोलॉजी आप आसानी से जो है वो क्रोनोलॉजी नहीं पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युद्धों में से क्रोनोलॉजी काल क्रमानुसार प्रथम कौन सा है, ठीक है, सबसे पहला कौन सा होगा? तो आप देख सकते हो कि 15 वाला सब प्रथम होगा, तो नहीं 1540 कहाँ से, 1526 इससे पहले है ना पानीपत। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। बाकी यहाँ आंसर नहीं देना चाहिए था मुझे। 18वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सत्ता स्थापित की थी? पहले किसने आया था जब आक्रमण हुआ मुस्लिमों का, तो उस मुस्लिमों में भारत में सत्ता पहले जो, क्योंकि जो पहले लोग आते थे ना वो लूट के और चले जाते थे, वो सत्ता स्थापित नहीं करते थे। तो जैसे गुलाम वंश आया, जैसे आया ना तो गुलाम वंश ने सत्ता स्थापित की। तो कौन से वो मुगल थे, तुर्की थे, अफगान थे, वो कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तुर्किश हो जाएगा। तुर्की जो टर्की है जिसको अब कहा जाता है। उसके बाद जो है वो अफगान भी आए यहाँ पे मुगल फिर आए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आया। तो इसकी क्रोनोलॉजी आप इस तरह से लग सकते हो कि पहला ये आया, तो उसके बाद ये आया, तीसरा ये आया और चौथा ये आया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी यहाँ पे भी जो है वो सबसे पहले पुर्तगाल आया था, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में दक्षिण से उत्तर की तरफ आने वाले जो क्रमानुसार सही क्रम आपको बताना है। तो ये जो है वो बताया गया है कि जो दक्षिण भारत में राज्य मध्यकाल में थे उनको आपको क्रोनोलॉजी में करना है और आपको बताना है कि दक्षिण से साउथ से नॉर्थ की ओर आपको बढ़ना है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर आपको बढ़ना है, ये आपको बताना है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की ओर।
तो देख सकते हो कि कितना बढ़िया प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक जो है वो बैच लॉन्च करूंगा। बाकी आपका जो रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग मैं इस पे काम करूंगा, ठीक है? जिसमें हम जीके जीएस के सारे प्रश्न है ना उनको सॉल्व करेंगे, बाकी मैथ्स रीजनिंग आपको खुद से करना पड़ेगा। और 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो सबसे पहले तो पांडे होगा। सबसे पहले जो है वो पांडे होगा। तो क्या ऑप्शन में पांडे कहीं मिल रहा है? पांडे कहीं मिल रहा है ऑप्शन में सबसे पहले? तो देखिए, एक ही यदि क्वेश्चन आप समझते होगे तो उससे ही आपका आंसर बन जाएगा। एक ही क्वेश्चन आपको आता होगा तो उससे आंसर आपका बन जाएगा। तो पांड्य सबसे पहले होंगे, उसके बाद होयसल होगा, उसके बाद चालुक्य होगा, देन राष्ट्रकूट होगा। तो मध्यकाल में जब आप ये पढ़ते हो ना तो आपको मैप के अकॉर्डिंग भी समझना पड़ेगा। तो पांड्य जो है वो सबसे नीचे होता है, उसके बाद जो है वो होयसल होता है, और राष्ट्रकूट और चालुक्य होता है। तो चालुक्य तो कई जगह रहे हैं, वातापी कोण के चालुक्य, गुजरात में भी चालुक्य रहे हैं, लेकिन मेन जो चालुक्य था ना वो राष्ट्रकूट से ऊपर नीचे ही था। और राष्ट्रकूट तो सबसे इंपॉर्टेंट उस समय का राज्य भी हुआ करता था। तो इन सब की चर्चा हम डिटेल से करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐतिहासिक घटना पहले हुई थी? तो कौन पहले हुई थी? जो सबसे पहले घटना, यहाँ पे भी मैंने गड़बड़ कर दिया है डेट्स लिखकर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो दो पार्ट में हुई थी, एक 30 में हुई थी और एक 1934 में हुई थी। दो हुई थी, तो हम 30 वाला ही लेके चलते हैं। उसके बाद भारत में साइमन कमीशन आयोग है, वह कब आया था? ठीक है, साइमन कमीशन जो है वो कब आया था? तो जो भारत में साइमन कमीशन आया था वो आया था 3 फरवरी, 3 फरवरी 1928। ये जो साइमन कमीशन है इसका जो फॉर्मेशन है, उसका गठन जो है वो 1927 में ही भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार जो थी उसके द्वारा कर दिया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसका क्या परिणाम रहा, उसके उसके बारे में ये अध्ययन करना था। ये जो साइमन कमीशन है इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, जिस कारण से भारतीयों के द्वारा इसका खूब विरोध किया गया था। इसे व्हाइट कमीशन भी कहा गया था। लाला लाजपत राय जो है वो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर पुलिस जो है वो लाठी चलाती है, और उनका माथा पे जो सिर है उस पे लाठी लगता है, और उसके बाद वो घायल हो जाते हैं, और उनके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय जो गवर्नर जो कहते हैं, उस समय तो वायसराय उसका नाम हो गया था। तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। ये जो साइमन आयोग था उसने अपनी रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत की? तो उसने अपनी रिपोर्ट 1930 में जो है वो सबमिट किया था, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार ही, इस रिपोर्ट के बाद ही भारत शासन अधिनियम 1935 है वो लाया गया था। तो ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। बाकी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, उसके बाद जो है वो साइमन कमीशन 1928, ठीक है। भारत आया था वो पूछ रहा है 1928, 27 में ये गठित हुआ था। उसके बाद आपसे पूछा रहा है कि असहयोग आंदोलन 1920, डेट्स मुझे हटाना चाहिए था। उसके बाद प्रशासनिक राजधानी जो जो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, तो वो तो 1912 में किया गया था। 1905 में जो है वो बंगाल विभाजन किया जाता है, और 1911 में किया गया था, और 12 से ये इम्प्लीमेंट हो गया था, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग उस समय था, लॉर्ड हार्डिंग, और जॉर्ज पंचम आया था राजा। दिल्ली दरबार लगा था। आपको पता है कि भारत में 3 दिल्ली दरबार लगे थे। क्या आपको तीनों का पता है? तो उस बारे में आप जानकारी मुझे दे सकते हो। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो सबसे पहले कौन सा हुई? तो सबसे पहले तो अभी तक में ये वाला आया, 1920 वाला। तो उससे पहले भी 1912 हुआ, राजधानी स्थानांतरण। तो 20 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बनेगा। 21 आपसे पूछा रहा है कि किस वर्ष भारतीय शासन पर अंग्रेजी हुकूमत, जो ब्रिटिश क्राउन है, वो स्टैब्लिश किया गया था? तो जब 1857 की लड़ाई हो गई थी, तो 1857 की लड़ाई के बाद जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके सारे अधिकारों को राजा को दे दिया गया था। ब्रिटिश क्राउन जो है वो उसको दे दिया था, और उसके अंतर्गत जो है वो सारा राज्य चला गया था। तो इस पर जो है वो शासन 58 के बाद जो है 58 का अधिनियम आता है, उस अधिनियम के बाद इसको कर दिया जाता है। और उसके बाद 1874 में ब्रिटिश जो महारानी होती है उसको भारत का सम्राज्ञी भी घोषित किया जाता है, केसरी हिंद की उपाधि भी दी जाती है। तो कई सारी चीजें हैं वो ध्यान में रखना पड़ता है। विश्व आर्थिक मंच दावोस है वो कहाँ अवस्थित है? जो दावोस है वो कहाँ अवस्थित है? दावोस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। स्टैटिक जीके से सवाल है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्यवंश काल क्रमानुसार सही है? सबसे पहले कौन आया वैसे आपसे पूछा जा रहा है, तो आक्रमण जो दिल्ली सल्तनत जो हुआ उससे संबंधित ये सवाल है। तो दिल्ली सल्तनत से ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले गुलाम आया था। ठीक है, पहले गुलाम मल्स आया। ठीक है, उसके बाद खिलजी आया, उसके बाद तुगलक आया, फिर लोदी आया। सैयद के बाद लोदी आते हैं, तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। लोदी, सैयद। ठीक है, उसके बाद मुगल तो सबसे लास्ट में आते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ये हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। सारा क्रम आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो ये भारत में कई सारे दर्शन हैं, 6 प्रकार के दर्शन हैं जिनके बारे में आपसे सवाल बार बार पूछा जाता है। तो भारत में जो 6 प्रकार के दर्शन हैं, जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, जिसको पूर्वी मीमांसा भी कहते हैं, हाँ, पश्चिमी मीमांसा भी कहते हैं। तो सांख्य दर्शन है, यह बात करता है कि प्रकृति और आत्मा जो है उसके बीच क्या अंतर है। योग तो योग की बात ही करता है कि आत्म नियंत्रण जो है वो स्थापित करना है, योग से, दर्शन से, ध्यान से और मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो ऐसे ही सबका अपना अपना फिलॉसफी होता है, जो एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन वो आपसे पूछा जाएगा कि इनके फाउंडर्स कौन कौन थे, किनके द्वारा ये जो दर्शन है वो स्टार्ट किया गया था। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो यही सवाल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन जो है वो किसने एस्टेब्लिश किया था। जो जैसे सांख्य आपसे पूछा जा रहा है कि जो सांख्य है वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। तो जो सांख्य दर्शन था, सांख्य कपिल के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। सांख्य जो है वो कपिल के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, तो पहला तो सही है। उसके बाद जो है वो योग दर्शन है, वो पतंजलि के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, तो दूसरा भी सही है, योग दर्शन पतंजलि के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन जो है वो गौतम के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। तो न्याय दर्शन आपसे कौन सा पूछा जा रहा है? न्याय दर्शन। तो न्याय कहाँ पे है? वैशेषिक यहाँ पे हो जाएगा गौतम से, तो सीधा यही गलती हो जाएगा। तो न्याय दर्शन जो था ना, वो न्याय जो था, न्याय दर्शन वो था गौतम के द्वारा, गौतम के द्वारा न्याय था। उसके बाद वैशेषिक आती है। वैशेषिक जो दर्शन है, वैशेषिक दर्शन कन्नाद के द्वारा हुआ था। तो वैशेषिक दर्शन किसके द्वारा हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है, कन्नाद, कन्नाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन हुआ था। उस वैशेषिक दर्शन के बाद आती है मीमांसा। उसके बाद आती है मीमांसा। तो मीमांसा जो है वो जैमिनी के द्वारा हुआ था, जो पूर्वी मीमांसा भी इसको कहा जाता है, तो जैमिनी के द्वारा मीमांसा हुआ था, तो यह भी सही है। उसके बाद जो लास्ट दर्शन आता है वो वेदांत आता है, जिसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, तो वो वेदांत भी आप कह सकते हो, वेदांत कह सकते हो या फिर वैशेषिक कह सकते हो। तो ये जो दर्शन है वो आया था वादरायन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? वादरायन के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है, वो ऐसे भी प्रश्न मतलब इतने हल्के भी प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो 25 का ऑप्शन नंबर जो सी है, शाहजहां उसने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर सी, 25 का सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है 26 नंबर का सवाल कि महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय कागज पर हस्ताक्षर कब किया था? ठीक है, महाराजा हरि सिंह ने भारत पर विलय कागज पर हस्ताक्षर कब किया था? तो इसका ऑप्शन शायद मुझसे ऐड करना छूट गया, तो मैं इसको लिख देता हूँ, बाकी पीडीएफ जो सेंड करूंगा उसमें ऑप्शन इसके ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, हरि सिंह ने विलय कागज पर हस्ताक्षर किया था अक्टूबर 1947 में। ठीक है, अक्टूबर 1947। तो 26 अक्टूबर 1947 को किया गया था। इसके ऑप्शंस में ऐड कर दूंगा। जम्मू कश्मीर के जो तात्कालिक राजा थे महाराजा हरि सिंह ने, उन्होंने भारत से विलय का जो हस्ताक्षर है वो 26 अक्टूबर 1937 को हस्ताक्षर किया था, और इसके तहत जो जम्मू कश्मीर था उसको भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। जो 15 अगस्त 1947 को जो ये जो है वो भारत का विभाजन के बाद जो है वो रियासत थे, या तो वो भारत या फिर वो पाकिस्तान में सम्मिलित हो गया, या फिर वो स्वतंत्र रहना चाहता था, ये सारे विकल्प दिए गए थे। लेकिन भारत सरकार ने जो भी स्वतंत्र रहना चाहता था उन सबका एकीकरण कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। महाराजा हरि सिंह का कहना था कि जो हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा इन पर आक्रमण कर दिया गया था, जिसमें जिसके बाद जो है वो अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के किस राज्य में
3 बड़े बंदरगाह हैं। भारत में अभी 13 बंदरगाह हैं बड़े, वो आपको पता है। तो भारत में पूछा जा रहा है कि कौन-सा राज्य में 3 बड़े बंदरगाह आपको मिलेंगे? तो 3 बड़े बंदरगाह आपको तमिलनाडु में मिल जाएँगे। आपको ये सारे बंदरगाह याद रखना चाहिए। बाकी मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और उतना बड़ा वीडियो आप देख भी नहीं पाओगे। अ, कुछ ही लोग देख पाएँगे, कुछ लोग हैं जो देख पाएँगे। सेल का कौन-सा इस्पात कारखाना है जो प्राकृतिक संसाधन की रूपांतरण जो है उससे दूर स्थित है? जैसे कोई भी जो है प्लांट आप एस्टेब्लिश करते हो तो आप कोशिश करते हो ना कि उसके लिए बिजली जो है वो नजदीक से मिल जाए, उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो सबसे नजदीक से हमें मिल जाए। तो जैसे उसमें पानी हमको लेना है तो वो नदी के नजदीक ही हम एस्टेब्लिश करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। तो सेल का जो इस्पात वाला कारखाना है, सेल का जो स्टील वाला कारखाना है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको कहा जाता है। तो ये जो है ना अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किसको यूज करता है? ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है दूर स्थित है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से दूर स्थित है, जिसके कारण उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ज्यादा लग सकता है। तो जो विशाखापट्टनम वाला है इसका, वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो नहीं मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सवाल है कि हिमालय क्षेत्र से बाहर भारत की कौन सी पहाड़ी चोटी सबसे ऊंची है? तो हिमालय में सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। हिमालय की जो लगभग एवरेज ऊंचाई है वो 6000 है। इसमें किलिमंजारो हो गया, केटू जो हो गया वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। तो बहुत सारे चोटियां हैं, लेकिन यहाँ आपसे पूछा रहा है कि हिमालय के बाहर, तो हिमालय के बाहर जो चोटियां होगी वो कहाँ होगी? तो भारत में ऐसे ना दक्षिण घाट और दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट होता है, और इन दोनों का मिलान बिंदु जो होता है वो नीलगिरी पर्वत कहलाती है। यहीं पे एक पर्वत है जिस पर्वत को कहा जाता है अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, अन्नामलाई पर्वत। और इसी अन्नामलाई पे अनाई जो है वो चोटी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और यही अनाई जो है वो कहलाएगा कि जो अनाई है वो हिमालय के बाहर भारत की सबसे ज्यादा ऊंची चोटी कही जाएगी। ठीक है, उसके बाद डोडा बेता आती है जो सह्याद्री पे ही है, लेकिन यह सह्याद्री बोला जाता है पश्चिमी घाट को। ठीक है, अनाई मुदी जो है वो अनाई मुदी के बाद डोडा बेता दूसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद जो महेंद्रगिरी है वो पूर्वी घाट का पहला जो है वो सबसे ऊंचा चोटी हो जाएगा। उसके बाद गुरु शिखर जो है वो अरावली का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा पहाड़ों से संबंधित प्रश्न आते हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। दंडकारण्य क्षेत्र जो है वो किस राज्य का मुख्य भाग है? तो दंडकारण्य जो क्षेत्र है, जो कि कोयला, जो खनिज, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। हमने इस बारे में पेड वीडियो जो है, पेड हमारा लेक्चर ज्योग्राफी का है, उसमें काफी डिटेल से बताया था। उसके बाद किताबों का पूछा जा रहा है कि ज्योग्राफी ऑफ हिस्टोरिये जो किताब है, जो बिहार दरोगा के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ज्योग्राफी ऑफ हिस्टोरिये, ज्योग्राफी ऑफ हिस्टोरिये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो कार्ले के द्वारा लिखा गया, कार्ल ने इसको लिखा है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद पूछा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ओशन करंट? करंट जो है, जो जल धाराएं हैं वो गर्म और ठंडी होती है। तो इनसे भी सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सी जो महासागरें हैं, जो कौन सा ओशन है उसका कौन सा करंट है, वो गर्म है या ठंडा है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो उनको ध्यान में रखना है। हमें सीधा सा पूछा रहा है कि गर्म कौन सा है, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इसको याद करिएगा। तो आप गर्म वाला याद रख लीजिए या फिर ठंडा वाला याद रख लीजिए। और बाकी जब ये याद रख लीजिएगा तो पता रहेगा कि ठंडा वाला ये नहीं है तो वो गर्म वाला ही होगा। ठीक है, इन सब चीजों को मैप से याद रखना सबसे बेटर होता है। तो 32 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जो है वो गर्म जलधारा है, बाकी जो सारी धाराएं हैं वो ठंडी जलधारा है। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है कि भारत का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलती है? तो अभी मैंने बताया नीलगिरी की पहाड़ियां पे मिलती है। यहाँ पे जो पालनी पहाड़ी है, जो सबसे पालनी पहाड़ी हो गई, जो जैसे ये नीलगिरी है ना, तो इधर से आती है पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी इधर से आती है। उसके बाद कार्डामम जो है वो सबसे नीचे आ जाता है। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, बीपीएससी में पूछा गया है कि सबसे दक्षिण भारत में, माने भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है? तो वो कार्डामम की पहाड़ी है, जिसको इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। उसके बाद अनामलाई पे अनाई मुडी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सवाल है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में भू स्पर्शों का निर्माण किस भू आकृति एजेंट द्वारा होता है? तो जो जो ज्योग्राफिकल एजेंट है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो लैंड फॉर्म्स कई सारे देखने को आपको मिलते हैं, तो वो लैंड फॉर्म ट्रॉपिकल रीजन में जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नदी। अब नदी का पानी बहुत ज्यादा जो है वो अपर्दन करता है, इरोजन करता है, अपर्दन, इरोजन करता है, जिसके कारण आप देखते हो कि चंबल का क्या हाल है। चंबल चंबल को जो है वो बैडलैंड कहा जाता है।
बैड लैंड जिसको उत्खाद भूमि कहा जाता है उसके लिए वो फेमस है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 35वां नंबर का सवाल है कि भ्रंशभूत हवा किसको सबसे उत्तम उदाहरण है? भ्रंशभूत हवा जो है वो किसका सबसे जो है वो उत्तम उदाहरण है? तो फ्रैक्चर विंड इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रैक्चर विंड जो है वो बेस्ट एग्जांपल है सीजनल विंड का। जो सीजनल विंड होता है, मौसमी जो हवा होती है, उसका ये बेस्ट एग्जांपल है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। तो ये सब जो क्वेश्चंस है ना उनको रट लेना पड़ेगा, क्योंकि सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। द्वाब क्या होता है? द्वाब वैसे क्षेत्र को बोलते हैं जैसे मान लिया कि ये नदी है, ठीक है, और ये नदी है। ये दो नदियां हैं जो ऐसे जाके और यहाँ पे मिल गई या फिर नहीं भी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो नदियों का जो बीच का ये क्षेत्र आता है, ये वाला जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र आया, बीच का एरिया आया, तो इस बीच का एरिया बहुत ज्यादा ये फर्टाइल रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो खादर मिट्टी आती है। मिट्टियां जो है वो बांगर खादर में बदलती है ना, जो जलोढ़ मिट्टी है, तो उस जलोढ़ मिट्टी बादर और बांगर और खादर में बदलती है। तो वो जो बांगड़ होती है, ब से बांगड़, ब से बूढ़ी, तो बांगड़ जो होती है वो पुरानी हो जाएगी, खादर जो है वो नई हो जाएगी। तो यहाँ पे खादर भूमि हो जाएगी जो नदियों से नजदीक होती है, जिस कारण से ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, सॉइल इसकी बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, जिस कारण से इसको द्वाब कहा जाता है। तो ये द्वाब हो गया कि दो नदियों के बीच की जो भूमि है वो द्वाब कहलाती है। तो 36 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे चीजों आपको समझना पड़ेगा। जैसे त्रियाब कहलाएगा, त्रियाब जब तीन नदियां मिल जाएगी। तो जब ज्वालामुखी से निवृत्त लवा जो है वो धरातल पर ऊंचा होता है तो उसे क्या कहते हैं? व्हेन लावा फ्रॉम वोल्केनिक रेजेस हाई ऑन द सरफेस, वो क्या कहलाता है? तो देखिए, वेथोलिथ बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वेथोलिथ, तो वेथोलिथ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे वेथोलिथ नहीं होता है, वेथोलिथ अंदर होता है। ठीक है, उस यहाँ पे जो होगा वो बेसाल्ट पठारें कहलाएगी, बेसाल्ट चट्टानें कहलाएगी। जब जैसे महाराष्ट्र के आसपास जो चट्टानें हैं वो बेसाल्ट होती हैं, क्योंकि वहां पे जो लावा से वो बना हुआ है। अब ये जो बेसाल्ट चट्टानें हैं इनका अपर्दन होगा, तो इनके अपर्दन के बाद जो मिट्टी तैयार होगी उसको काली मिट्टी कहा जाता है, ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल कहते हैं। उसके बाद सवाल है कि भारत में अधिकांश क्षेत्र पर खेती की जाती है। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन द मोस्ट ऑफ द लैंड इन इंडिया। पर्वतीय क्षेत्र में, प्लेन क्षेत्र में, प्लेटू या फिर कोस्टल। तो कौन नहीं है बता सकता कि प्लेन क्षेत्र में ही होता है? जैसे गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु का मैदान, ये सब में आपको खेती ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन प्लेट्यू क्षेत्र जो तटीय कोस्टल में भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा तो प्लेन में ही होगा ना। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा जो है वो एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। आपको खनिज जो होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनका वो रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, इस संदर्भ में आपसे सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। जैसे कि पहला है यूरेनियम। तो यूरेनियम जो है वो कहाँ से मिलता है? तो यूरेनियम सिंह भूम से मिलता है। सिंह भूम कहाँ है? तो सिंह भूम है वो झारखंड में है। तो यहाँ से यूरेनियम मिल जाता है। झारखंड के यूरेनियम जो है वो आंध्रा में भी मिलता है। ठीक है, आंध्रा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक गांव, वहां से सवाल जो है वो बार बार पूछा जाता है। तो ये जो आंध्रा है, आंध्रा में जो खदान है उसको बोलते हैं तुमाल पल्ले खदान। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको याद भी होगा यदि आप सही से तैयारी करते हो। तुमाल पल्ले, तो तुमालपल्ली एक गांव है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वहां पे यूरेनियम खदान है, जो भारत के आंध्र प्रदेश के जो कड़प्पा जिला है वहीं तुमालपल्ली गांव है, वहीं पे तुमालपल्ली खदान है। और ये जो जो सिंह भूम है ना झारखंड का, यहाँ पे जो खदान है उसको जादूगोड़ा खदान बोल लेते हैं। जादू गोड़ा खदान कहा जाता है। ठीक है, जादूगोड़ा खदान कहा जाता है। भारत में जो खदानें हैं, अप्रैल 1995 में भारत में नरवा पहाड़ खदान है, उसका संचालन पहली बार मशीनीकृत किया गया था। तो यह भी सवाल पूछा जाता है। बाकी जादूगोड़ा खदान के आसपास ही भटिन खदान भी है, तो यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, भटिन भटिन खदान। बाकी चांदी के लिए अनंतपुर फेमस है, तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद है सोना के लिए कोलार और हट्टी फेमस है। हीरा के लिए बालाघाट नहीं, हीरा के लिए पन्ना और सतना की खाने है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। पृथ्वी से सूर्य की अनुमानित दूरी कितनी है? तो अभी आदित्य L1 भी गया है, तो उससे भी आपको पता होगा कि सूर्य की दूरी कितनी है। तो आप सोचिएगा कि 15 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन नहीं, वो है वो हमारा
मेजरमेंट है उसके हिसाब से है, मतलब कि हमारा जो मेजरमेंट होता है वो किस में होता है, हम मेजर करते हैं करोड़ किलोमीटर में, हम मेजर करते हैं करोड़ किलोमीटर में, हम मिलियन में तो ज्यादा मेजर करते नहीं। तो ये जो इसका करोड़ किलोमीटर में यदि हम बात करें तो दूरी जो टोटल है ना 14.96 करोड़ किलोमीटर है, करोड़ किलोमीटर। तो यही हमको ध्यान रहता है ना कि 15 करोड़ किलोमीटर है, एवरेज के रूप में हम चलते हैं। तो यहां से भी हम 15 पे क्लिक करके चले जाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो मिलियन किलोमीटर में दिया है, नॉट करोड़ किलोमीटर में। तो ऐसे ही करके आपको आते हुए प्रश्न भी गलती करवा सकता है ये आयोग। तो यदि हम इसको मिलियन में बदलेंगे ना, मिलियन किलोमीटर में बदलेंगे, तो अप्रोक्स वो 149 के आसपास आएगा, 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर होगा, 149.6 मिलियन किलोमीटर। और करोड़ किलोमीटर में बात करेंगे तो वो 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि एक जो 10 लाख में 1 मिलियन होता है, 10 लाख में 1 मिलियन होता है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ तक 40 जो प्रश्न है उनको डिस्कस किया, जो कि संबंधित थे जीके, जीके से, ठीक है। अब हम जीएस और साइंस की बात करते हैं। यहाँ पे साइंस और मैथमेटिक्स जो है वो आएगा, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स। अब आपसे पूछा रहा है कि सिम जो है, SIM, सिम कार्ड जो है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है कि सिम कार्ड फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिम कार्ड का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जैसे कि सिम जो प्रोवाइडर, अभी आईएसपी प्रोवाइडर, मेन आईएसपी प्रोवाइडर कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, तो जियो और एयरटेल अभी सबसे ज्यादा चल रहे हैं। ट्राई के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। आप बताइए कि ट्राई का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कब किया गया था, ट्राई का जो अभी चीफ है वो कौन है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पदार्थ जो है वो सबसे कठोर है, तो क्या हीरा है, आयरन है, टंगस्टन है, कोरंडम है। तो यहाँ के हिसाब से तो हीरा ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 42 जो है उसका ए हमारा आंसर हो जाएगा। पित्तल जो है, जो ब्रास है, वो किसका मिश्रण है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि पित्तल किसका मिश्रण है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पित्तल जो है वो मिश्रण हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो मुझे सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि पित्तल जो है ना, ब्रास जो है वो मिक्सचर किसका होता है, तो ब्रास मिक्सचर होता है कॉपर का, ठीक है, कॉपर का और जिंक का। कॉपर और जिंक का ब्रास मिक्सचर होता है, जिसमें कॉपर कॉपर अराउंड 67% होता है, और जिंक जो है वो अराउंड 33% के आसपास होता है। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो यदि आप यहाँ से लोहा को हटाकर इसको आप जिंक कर देते हो, सीयू कर देते हो, कॉपर कर देते हो, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बाकी मैं इसको करेक्ट भी कर दूंगा, ठीक है। अब आपसे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो समुद्री पानी में बहुतायत में मिलता है, समुद्री पानी में कौन सा मिलता है। मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा। पानी में पूछा जा रहा है कि पानी में आपसे कौन सा मिलेगा। तो पानी में जो मिलेगा वो सोडियम क्लोराइड मिलेगा, जो नमक होता है। आप जानते हो कि सोडियम क्लोराइड जो है वो समुद्र का जो है वो हो गया, पानी हो गया, इन सब में मिलता है, कैल्शियम से ज्यादा ही मिलता है। उसके बाद सवाल है कि सौर विकिरण जो होता है, जो सोलर रेडिएशन होता है, वो निम्नलिखित में से किस स्पेक्ट्रम में जो है वो विजिबल होता है, दृश्य होता है, किस स्पेक्ट्रम में दृश्य होता है, विजिबल होता है सौर विकिरण। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा सेकंड, ठीक है। सेकंड में ये विजिबल होता है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो विजिबल लाइट बनता है ना, उसमें कई सारे स्पेक्ट्रम्स, जब एक स्पेक्ट्रम बनता है, तो मान लिया कि ऐसे एक स्पेक्ट्रम बना, तो इनमें विजिबल कुछ ही पार्ट होता है, विजिबल कुछ ही पार्ट होता है, और उस पार्ट का जो है ना वो सेकंड वाला पार्ट कहलाता है। द्वितीय जो क्षेत्र होता है, सेकंड पार्ट होता है, वही विजिबल होता है। जिसको यदि मैं बात करूं कि इसका रेंज कितना होता है सोलर रेडिएशन का, तो अराउंड इसका 380 से लेकर 700 तक है, नैनोमीटर लिखिएगा, 380 से 700 नैनोमीटर। यदि इसको एंगस्ट्रम में लिखेंगे, तरंगदार एंगस्ट्रम में यदि इसको कर देंगे, तो इसको एंगस्ट्रम में 3800 से लेकर 7000 तक हो जाएगा। 3800 से लेकर 7000, या फिर 7800 तक भी जाता है। कई जगह आपको आंसर अलग अलग मिलेंगे। तो इसका जो है ना, ये बीपीएससी में पूछा गया है, यही 380 से लेकर 700 होता है। तो ये सेकंड वाले में कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 46वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है। कई सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको दिए गए हैं ऑप्शन में। इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे कम वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो किसका होता है। तो सबसे शॉर्टर होता है गामा रे का, और सबसे जो ज्यादा होता है, सबसे जो ज्यादा विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है
तो सबसे ज्यादा जो होता है वो रेडियो वेव का होता है। रेडियो वेव का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए सबसे कम जो होता है वो सबसे कम मैंने गामा रे का बताया, और गामा रे से ज्यादा किसका होता है, एक्सरे का होता है, एक्सरे से ज्यादा वॉयलेट का होता है, वॉयलेट से विजिबल का होता है, विजिबल से इंफ्रारेड का होता है, इंफ्रारेड से माइक्रोवेव का होता है, माइक्रोवेव से जो सबसे ज्यादा रेडियो वेव का होता है। तो पूछा जाता है ये सब, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अणु जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल जो है वो वायु से भारी होता है। ठीक है, वो जो है वो वायु एयर से हैवियर है। ठीक है, एयर से वो भारी है। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सॉलिड CO2 गैस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। पूछा जा रहा है कि गुड कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अधिक कौन होता है, तो शुद्ध जल, उसके बाद नल का जल, या फिर समुद्र का जल, या फिर कौन सा है तो झील का जल। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो फॉलो करेगा वो कौन सा होगा, तो उसमें सबसे ज्यादा OH कंटेंट जो होना चाहिए। ठीक है, -OH होना चाहिए। वो शुद्ध जल तो जो है वो उसमें बिजली पास ही नहीं करेगा। तो सी वाटर में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आयंस होने चाहिए ना, तभी तो वो फ्लो करेगा। तो समुद्र जल में सबसे ज्यादा होता है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है। केमिस्ट्री से सवाल है कि TNT विस्फोटक के रूप में जाना जाने वाला जो TNT है उसका पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है कि पूरा नाम क्या है। तो आसान सा सवाल है। इसको होता है ट्राई ट्राई नाइट्रो टोल्यूएंस, ट्राई नाइट्रो टोल्यूएंस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। उसके बाद सवाल पूछा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेस एज द यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो रिएक्शन प्रतिक्रिया दर की इकाई को बताता है। तो रिएक्शन जब होती है तो उसमें से कौन सा जो है वो रिएक्शन को बताता है, ml/सेकेंड, m/मिनट, g/मिनट। तो ऐसे करके आपसे तीन प्रकार के ऑप्शन दिया गया है, इसको आप सीधा सीधा रट लोगे। तो इनमें से जो एक, दो और तीन है, तीनों बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, रिएक्शन रेट को ये बताते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जल के आयनीकरण को प्रदर्शित करता है, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को कौन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें H2 जो है उसमें आयोनाइजेशन हो रहा है H3O+ से और OH आयन से प्लस माइनस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको सीधा रट लीजिएगा। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो किससे प्राप्त होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो किससे मिलता है। तो इसका जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है वो मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसस, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसस से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। यही वाला आपको याद रखना है, ग्रीसस। ठीक है, C3 टाइप के जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण का पहला अस्थायी उत्पाद कौन होता है। C3 टाइप के जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण का पहला अस्थायी उत्पाद कौन होता है, तो वो पहला अस्थायी उत्पाद होता है PGA। ठीक है, एकदम रटना पड़ेगा, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। मैं जब बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो इन सब चीजों को काफी डिटेल से डिस्कस करता हूँ। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो पहला C3 प्लांट जो होता है उसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है PGA। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। निम्नलिखित में से स्त्री बीज जनन का कारण क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ फीमेल सीड जर्मिनेशन। फीमेल सीड जर्मिनेशन है उसका रीजन कौन सा है, तो फीमेल सीड जर्मिनेशन का रीजन है LH। LH जो LH जो होता है वही इसका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जब हार्मोन्स पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में आपको जो है वो जानकारी हो जाएगी। 51वां नंबर का सवाल है कि वृक्क उत्सर्जन अंग है किस में। तो जो वृक्क है, वृक्क मतलब किडनी जो होता है, किडनी हमारे बॉडी में क्या काम करता है, जो हमारे हम जो है मनुष्य हैं उसमें क्या काम करता है, तो इसका नाम काम है ब्लड प्यूरिफिकेशन का। ब्लड ब्लड जो प्यूरिफाई होता है उसको कौन प्यूरिफाई करता है, तो वृक्क करता है, किडनी करता है। तो ये तो उत्सर्जी अंग नहीं होगा, ये तो उत्सर्जी अंग नहीं हो, एक्सक्रेटरी ऑर्गन थोड़ी होगा। जैसे त्वचा हमारा है वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, क्योंकि यहाँ से पसीना बाहर निकलता है। लेकिन ये तो नहीं है, वृक्क तो नहीं हो जाएगा एक्सक्रेटरी ऑर्गन हम में। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में काम जरूर करता है, लेकिन इसका मेन काम होता है वो ब्लड प्यूरिफिकेशन का ही होता है, और उसके बाद पानी को बाहर निकालना भी होता है। ठीक है, पानी को बाहर निकालना भी इसका काम होता है। लेकिन क्या
हमसे पूछा रहा है कि वृक्क उत्सर्जन अंग किसमें होता है, किसमें? तो सभी कॉर्डेटा जो फैमिली के लोग होते हैं उसमें होता है। ये लोग नहीं, ये जीव कहलाएंगे। कॉर्डेटा आपको पता होगा, ऐसे सवाल पूछा जाता है। तो 55 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। 56 है, विषाणु का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जेनेटिक मटेरियल वायरस का होता है वो कौन सा होता है? तो वायरस में आरएनए होता है, डीएनए होता है, दोनों होता है, कौन सा होता है? तो वायरस जो होता है ना, उसमें या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। ये सवाल ध्यान रखिएगा, मैंने बताया है बायोलॉजी जब पढ़ाया है पेड क्लास में, तो मैंने बताया है कि आरएनए और डीएनए दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है। जो सामान्यतः जो प्लांट्स वायरस होते हैं, जो प्लांट से रिलेटेड वायरस होते हैं, उनमें आरएनए मिलेगा, और जो जीवों से रिलेटेड वायरस होते हैं, जो ह्यूमन से रिलेटेड वायरस होते हैं, उसमें डीएनए मिलेगा। ठीक है। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई थी? तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो कंसेप्ट है, वो जो इकोसिस्टम का कंसेप्ट है, वो किसके द्वारा लाया गया था? तो इकोसिस्टम का कंसेप्ट है वो लाया गया था हर्बर्ट स्पेसर के द्वारा। हर्बर्ट स्पेसर के द्वारा लाया गया था। डार्विन जो है वो उत्तरजीविता का सिद्धांत लाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कॉमन नेम वुड? किसका कॉमन नेम जो है वो लकड़ी है? किसका कॉमन नेम जो है वो लकड़ी है? तो अभी भी साइंस के सारे सवाल रेलिवेंट है, और आप देख रहे हो कि साइंस के कितने अच्छे टाइप के जो सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। तो लकड़ी भी कहा जाता है किसको? तो सेकेंडरी जाइलम को। गौन दारू जो होता है उसको कहा जाता है। जाइलम और फ्लोएम जो है वो आप समझते हो कि परमानेंट टिश्यू होता है प्लांट में। तो जब हम क्लासेस करते हैं तो उनमें इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि है, फर्स्ट इंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कौन सा है? तो जो फर्स्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है वो है वाटर ग्लैंड। जो जल ग्रंथि होती है, जो वाटर ग्लैंड होते हैं, वो सबसे पहला इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो आपको ध्यान रखना है। और आप क्या मुझे आप बता सकते हो कि कौन सा जो जो ग्लैंड है जो सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा जो इंडोक्राइन ग्लैंड है जो इंडो और एक्सो दोनों के रूप में काम करता है? ठीक है। सवाल है अगला कि हार्मोन एंजाइम दोनों को साबित करने वाली ग्रंथियां, स्रावित, साबित नहीं, प्रूफ नहीं, स्रावित। ठीक है। तो ग्लैंड दैट प्रूफ्स नहीं, एक्सक्रेट। ठीक है। वैसे ग्लैंड जो एक्सक्रेट करते हैं बोथ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करने वाली जो ग्रंथियां हैं उनको क्या कहा जाता है? तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड उनके कहा जाता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी डी हमारा आंसर होगा। इसको मैं सुधारूंगा, ठीक है, इसका मैं लैंग्वेज को सुधार दूंगा। उसके बाद 61वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, डीएनए का अणु है, उसका पार्ट है? कौन सा है जो डीएनए का पार्ट है? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो डीएनए का जो पार्ट है, डीएनए का वो पार्ट है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। इससे पहले मैंने प्री का जो क्वेश्चन डिस्कस किया था तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोटाइड है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। यदि यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिए, वहां पे मैंने डिटेल से बताया है कि चारों पार्ट जो होता है वो कैसे है। नाइट्रोजिनस बेस होता है, एक मैं आपको बता रहा हूँ नाइट्रोजिनस बेस होता है, बाकी 3 आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा आता है। तो न्यूक्लियोटाइड के 4 पार्ट्स होते हैं जो चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। चारों का क्या काम है? क्या आप मुझे बता सकते हो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो किसके द्वारा होता है? इस चारों पार्टों में किसके द्वारा होता है? तो आप उस वीडियो को देखिए, वहां पे काफी डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो न्यूक्लियोटाइड ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 62वां नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक काम धीरे धीरे किया जाता है जबकि वही काम जल्दी भी किया जा सकता है। दोनों मामलों में एक ही परिणाम कार्य की आवश्यकता होती है, और लेकिन इसके विभिन्न परिणामों की आवश्यकता होती है। A task is done slowly while the same task can be done quickly. In both cases, दोनों केसों में सेम रिजल्ट इज रिक्वायर्ड, दोनों केसों में सेम रिजल्ट जो है वो आएगा, बट दे रिक्वायर डिफरेंट आउटकम्स। ठीक है, दोनों का आउटकम जो होगा वो डिफरेंट आएगा। तो वो इनमें से आपसे पूछा रहा है कि कौन सा जो है वो सही होगा। तो यहां से आपको पावर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से आंसर बन जाएगा। ठीक है। 63वां नंबर का सवाल है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या होता है? सोर्स क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनका सोर्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स होता है जो है वो कंपन शक्ति, वाइब्रेशनल पावर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 63 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद सवाल पूछा जा रहा है 64 नंबर का कि एक विद्युत बल्ब को 40 वाट 220 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया गया है जिसका
100 वोल्ट के वितरण के लिए किसी परिपथ में उपयोग किया जाता है। अब उसकी शक्ति क्या है, उसका पावर आपसे पूछा जा रहा है। तो ये एक न्यूमेरिकल है, ऐसे प्रश्न अभी भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है वो लिख लीजिए। पहला तो इसका पावर दिया गया है, रिलेटेड पावर जो है वो कितना है, विद्युत बल्ब 40 वॉट का है, तो 40 वॉट लिख लीजिए। पावर जो है वो जीरो इसको कह सकते हो। उसके बाद जो है वो वोल्टेज आप लिख लीजिए, वी जीरो लिख लो, इनिशियल इसको कह सकते हो। तो वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज 220 है, 220 वोल्ट का है, ठीक है। उसके बाद आप लिख लो एक्चुअल वोल्टेज हम कितना दे रहे हैं, तो 100 दे रहे हैं, 100 वोल्टेज जो है वो हम दे रहे हैं। तो जो एक्चुअल वोल्टेज है, वोल्टेज एक्चुअल जो हम कितना दे रहे हैं, तो वो दे रहे हैं हम 200 वोल्ट, ठीक है। 100 वोल्ट हम दे रहे हैं। अब इसके बाद जो पावर का कई सारा फॉर्मूला होता है, तो हम हमारा जो रेसिस्टेंस है वो कॉमन रहेगा हर बार, बल्ब के लिए रेसिस्टेंस जो है वो कॉमन रहेगा। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे पावर बराबर जो पावर ऑल जो हम देते हैं, पी जीरो जो हम दे रहे हैं, उसके बाद जो वी हम वोल्टेज जो दे रहे हैं, वी वटा उसके बाद जो वी जीरो इनिशियल और उसके बाद वी ऑल, और इसको स्क्वायर करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला वी इनिशियल वटा वी ऑल हम यूज करेंगे, ठीक है। वी इनिशियल बराबर वटा वी ऑल। तो आपको कौन कौन सा चीजें दी गई है, तो 40 दिया गया है पावर, इनिशियल पावर जो है वो 40 दिया गया है। उसके बाद आपको दिया गया है 100 वोल्ट हम देंगे, लेकिन हमें कितना ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 10 वाट आपका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है वो है कि एक लाल फूल को हरे रंग के शीशे के माध्यम से देखा जाता है, तो वो कैसा दिखेगा। तो कई सारे कलर्स होते हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट यदि कलर्स देखोगे तो उनका डिफरेंट कलर दिखेगा, तो वो ध्यान सारा रखना पड़ेगा आपको। वैसे इसका ऑप्शन तो ब्लैक हो जाएगा, जब आप लाल फूल को ग्रीन रंग से देखोगे तो ब्लैक हो जाएगा। इसका एक लिस्ट होता है जिसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि जो व्हाइट है ना, सफेद है, उसको यदि सफेद से देखोगे तो व्हाइट ही दिखेगा, रेड से देखोगे तो रेड दिखेगा, ग्रीन से देखोगे तो ग्रीन दिखेगा, जैसा से देखोगे वैसा दिखेगा। सफेद व्हाइट में तो कोई चेंज नहीं होगा। रेड में क्या चेंज होगा कि रेड में अगर तुम सफेद में देखोगे तो रेड आएगा, लाल में देखोगे तो लाल ही आएगा, अगर उसको ग्रीन में देखोगे तो वो ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। ग्रीन में देखोगे तो वो ब्लैक आएगा। येलो में भी यदि आप देखते हो, लाल फूल को यदि आप येलो में भी देखते हो, तो वो लाल फूल येलो में भी ब्लैक दिखेगा। और लाल फूल जो यदि और भी कोई कलर देखते हो, जैसे नीला में आप देखते हो, तो वो उसमें भी वो ब्लैक ही दिखेगा, ठीक है, उसमें भी वो ब्लैक ही दिखेगा। यदि आप हरे हरा जो है उसको देखते हो, हरा फूल मान लो, हरा कोई भी चीज, कागज हो, फूल हो, कोई भी हो, अब उसको हरा को सफेद में देखोगे तो वो ग्रीन ही दिखेगा। हरा को यदि लाल में देखोगे तो वो ब्लैक दिखेगा। हरा को हरा में दिखोगे तो वो ग्रीन दिखेगा। तो देखिए ध्यान क्या रखना है कि व्हाइट में जिसको भी देखोगे वो उसी कलर का दिखेगा। जैसे रेड को देखते हो व्हाइट में तो व्हाइट ही दिखेगा। उसके बाद उसके बाद आपको देखना है कि जो जो उसको उसके बाद अगर कोई भी आप कलर में देखते हो, जैसे आप हरा को हरा से देखोगे तो वही हरा दिखेगा, लाल को लाल से देखोगे तो वो लाल ही दिखेगा। ये ध्यान रखना है। लाल को लाल से देखोगे तो वो लाल ही दिखेगा, येलो को येलो से देखोगे तो वो येलो ही दिखेगा। लेकिन अगर दूसरे कलर में जैसे ही चेंज करते हो, जैसे कि लाल से जो है वो हरी को देखते हो, या फिर हरी से लाल को देखते हो, तो सीधा वो ब्लैक दिखेगा, ठीक है। वहीं आप जो है वो ब्लैक में किसी चीज से देखते हो तो हम समय हर समय ब्लैक दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर सफेद से देखते हो तो ब्लू दिखेगा, नीला से देखते हो तो ब्लू दिखेगा। तो ये पूरा लिस्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद सवाल है कि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसका उदाहरण कौन सा है। तो जो पिछला वीडियो था इसका प्री का क्वेश्चन जो था, उसमें मैंने काफी डिटेल से बताया था कि डायामैग्नेटिक कौन सा है, और उसके बाद जो फेरोमैग्नेटिक कौन सा है, उसके बाद जो है वो जो पैरामैग्नेटिक कौन सा है, ये सारे प्रश्न मैंने वहां पे आपको बताया था। तो यहाँ से कॉपर हो जाएगा डायामैग्नेटिक का ऑप्शन, वहां पे भी कॉपर दिया गया था। तो 66 का ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सवाल है कि प्रकाश विवर्तन के तथ्यों की खोज किसने की थी। जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है उसको खोजा कितने था, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को खोजा था ग्रिमाल्डी ने, ठीक है। ग्रिमाल्डी अभी भी रेलिवेंट है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। कई सारे जो खोज हैं वो पूछे जाते हैं, इनकी लिस्ट आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो क्या कहता है।
आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो क्या कहता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जो तरल पदार्थ के विस्थापन का जो मात्रा होता है वो कहलाता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्यूल। तो इसको डिटेल से आप देखिएगा। मैं एक ही वीडियो में कितना बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। किस उप अणु का नाम जो है वो एक भारतीय वैज्ञानिक के अनुसार रखा गया है? भारतीय वैज्ञानिक के अनुसार कौन सा रखा गया है उप अणु? जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनका नाम रखा गया है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो बेसोन, जो बेसॉन है, अभी इनके बारे में भी किताब भी लिखी गई है, तो बेसॉन आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा जा रहा है, तो रेडियो वेव है, इंफ्रारेड है, एक्सरे है, लेकिन अल्ट्रासोनिक जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। किलोग्राम एक वस्तु के मापन को किस रूप में प्रदर्शित करता है? तो किलोग्राम किस रूप में प्रदर्शित करता है? तो वो मात्रा के रूप में प्रदर्शित करता है कि उसकी मात्रा कितनी है, अमाउंट उसकी कितनी है। ठीक है, उसका अमाउंट कितना है। तो 71 का सी हो जाएगा। 72 नंबर का ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रूप जो है वो छोटे से बड़ा है, छोटे से बड़ा की ओर सजा हुआ होना चाहिए। तो सबसे छोटा कौन सा है? तो आप जो है वो सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा जो है वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो है वो उसके बाद मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, देन कंपाउंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। बाकी इसके बारे में मैंने डिटेल से अपना जो क्लास है उसमें चर्चा कर दी है। सवाल आपसे पूछा जाए कि गैस, एक गैस है उसका क्या होता है? एक गैस है उसके क्या होता है? तो गैस जो होता है उसका नो डिफाइंड शेप और नो वॉल्यूम, ना तो उसका वॉल्यूम होता है ना तो उसका शेप डिफाइन होता है। लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए आप जानते हो कि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों डिवाइड होता है। लिक्विड के लिए शेप जो है वो डिवाइड नहीं होता, डिफाइंड नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम उसका डिफाइंड होता है। ठीक है, आइस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आइस के बारे में बताइए। तो आइस जो है वो लेस डेंस देन वाटर, वाटर से वो डेंसिटी है उसका कम होता है। तो आइस का जो है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ से तो ऑप्शन नंबर ए बन गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 75 कि मिल्क क्या है? मिल्क के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये जो क्वेश्चन है वो वीक एसिड है, जो दूध है वो वीक एसिड है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। देखिए, पीएच वैल्यू जो होता है मिल्क का वो कितना होता है? तो पीएच वैल्यू मिल्क का होता है 6.5 से लेकर 6.7 तक, 6.5 से लेकर 6.7 तक इसका वैल्यू होता है। तो ये क्या है? क्या ये एक वीक एसिड है? क्योंकि जो स्केल आता है वो कैसा आता है? जीरो, ये स्केल आता है 7, और इधर से आता है 0 से लेकर 7 तक आप जाओगे और यहाँ 14 तक जाओगे। इससे इधर जाओगे तो वो बेस कहलाएगा और इससे इधर जाओगे तो वो एसिड कहलाएगा। तो ये कहाँ पे है? ये कहीं यहाँ पे है। तो ये क्या है? ये जो है वो स्लाइटली जो है वो एसिडिक है, मतलब वीक एसिड है। यदि वो यहाँ पे रहता, 1 के आसपास रहता तो वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता। वही 14 के आसपास रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। KO2 यौगिक का सही नाम क्या है? तो K2O, O2 नहीं, K2O जो यौगिक है उसका जो नाम आपसे है वो पूछा जा रहा है। तो K2 यौगिक का नाम है पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। ठीक है, 76 नंबर का ये हो गया। ठीक है, अब जो है ना वो मैथ्स और रीजनिंग के सवाल यहाँ से मिलेंगे आपको। ठीक है, 77 नंबर के बाद से आपको मैथ्स के मिलेंगे और उसके बाद आपको यहाँ से रीजनिंग का सवाल जो है वो 60 के आसपास मिलेगा, क्योंकि 90 से ही चालू हो गया और 150 तक जाएगा। देखिए, 150 तक ये जाएगा और इसके बाद यहाँ आंसर भी मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन तक जाएगा, मतलब कि जो ये क्वेश्चन है 150 तक जाएगा। ठीक है, 150 तक जाएगा। तो हमने जितना भी जीके जीएस से प्रश्न है ना उन सबको डिटेल से डिस्कस कर लिया है, जीके जीएस का प्रश्न। यदि आपको मैथ और रीजनिंग का भी डिस्कशन करना है तो मुझे आप कमेंट में बताइए कि करना है। यदि करना होगा, अच्छा कमेंट्स आ जाता है तो मैं इसको मैथ्स और रीजनिंग को भी बता दूंगा। बाकी जीके जीएस मैंने आपको काफी डिटेल से बता दिया है, तो आई होप आपको चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। जिन स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छा लगता है वो आप हमारा जो वीडियोस है उसको शेयर जरूर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प हो सके। और एक बात, यदि आपको जीके जीएस
इस एग्जामिनेशन के लिए जीके जीएस की तैयारी करनी है, तो इसके लिए मैं जीके जीएस का एक जो है वो पेड क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है? इस पेड क्लास में आपको हर जो जीके हो, जीएस हो, हर सब्जेक्ट का आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे और उस वीडियोज़ के साथ आपको जो है वो इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप काफ़ी डिटेल से इनको जो है वो पढ़ सकते हो और मेरे वीडियोज़ जो है वो काफ़ी डिटेल्ड होते हैं। तो इनको पढ़ लीजिएगा, तो उसके बाद आपको 90 टू 95% जो क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व कर पाओगे। तो यदि आप चाहते हो तो मैं जीके और जीएस दोनों का जो है वो पेड क्लास चला सकता हूँ, जिसमें मैं वीडियो और पीडीएफ दोनों दूँगा। ठीक है? तो आप इसके बारे में मुझे जानकारी अपना जो है वो यदि कुछ बताना चाहते हो तो आप इस पे भी मैसेज कर सकते हो। नहीं तो कमेंट में आप बताइए कि क्या चालू करना है, नहीं करना है तो नहीं करूँगा और करना है तो मैं मैनेज कर लूँगा, क्योंकि थोड़ा टाइम की दिक्कत होता है मेरे पास। ऑलरेडी मेरे कई सारे जो पेड क्लासेस हैं वो चल रहे हैं। इस कारण से थोड़ा समय कम मिलता है, लेकिन मैं जीके जीएस का करवा दूँगा। मैथ्स रीजनिंग मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास कंटेंट जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे मैथ्स रीजनिंग है वो अच्छा नहीं लगता। मैं मैथ्स रीजनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और बताने का तरीका भी मेरा बहुत ठीक-ठाक है, लोगों को पसंद आता है। तो मैं इनको भी सॉल्व करवा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, लेकिन समय मेरे पास काफ़ी कम है, जिस कारण से मैं नहीं करवा पाता। तो जीके जीएस मैं आपको ये करवा दूँगा, यहाँ से आप चिंता मत करिएगा, यहाँ से आप 70 क्वेश्चंस सॉल्व करने का मैं वादा कर देता हूँ। 75 यदि है ना, तो 70 क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो आई होप आपको जो है वो समझ में आया होगा चीज़ें। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियोज़ जो है उसमें जल्द ही आपसे मिलता हूँ, तो थैंक यू।